कल्पना कीजिए कि हम पैसे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संख्याओं, चार्ट्स और जटिल गणनाओं से नहीं, बल्कि इंसानी व्यवहार से। द साइकोलॉजी ऑफ मनी की शुरुआत इसी विचार से होती है कि वित्तीय सफलता का संबंध सिर्फ बुद्धिमत्ता से नहीं होता। कई बार बेहद होशियार लोग पैसों के मामले में असफल हो जाते हैं, जबकि साधारण ज्ञान रखने वाले लोग आर्थिक रूप से स्थिर जीवन बना लेते हैं। इसका कारण है व्यवहार। पैसा इस बात से कम बढ़ता है कि आप कितना जानते हैं, और इस बात से ज्यादा कि आप परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। हर व्यक्ति की पैसों को लेकर अपनी अलग कहानी होती है। हम सब अपने अनुभवों का परिणाम हैं। किसी ने बचपन में आर्थिक तंगी देखी, तो वह बड़े होकर जोखिम लेने से बचेगा। किसी ने आर्थिक सुरक्षा देखी, तो वह ज्यादा निडर होगा। इसलिए लोग पैसों के मामले में अलग अलग निर्णय लेते हैं, और अक्सर वे अपने दृष्टिकोण से गलत नहीं होते। किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश है, लोग पैसों के साथ बेवकूफी नहीं करते, वे बस अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करते हैं। वित्तीय निर्णय एक्सेल शीट पर नहीं, जीवन के अनुभवों से बनते हैं। सफलता और असफलता को समझते समय हम अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं। हम किस्मत और जोखिम की भूमिका को कम आंकते हैं। जब कोई सफल होता है, हम उसकी बुद्धिमत्ता देखते हैं। जब कोई असफल होता है, हम उसकी गलतियां देखते हैं। लेकिन वास्तविकता में दोनों के बीच किस्मत और अनियंत्रित परिस्थितियों का बड़ा योगदान होता है। सही समय पर सही जगह होना, सही अवसर मिलना, ये चीजें हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती। इसलिए सफलता पर घमंड और असफलता पर अत्यधिक आत्मदोष दोनों ही अधूरे दृष्टिकोण हैं। धन निर्माण की प्रक्रिया में एक और मूल विचार है, खेल में बने रहना। इतिहास में कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने बहुत कमाया, लेकिन सब कुछ एक बड़े जोखिम में लगा दिया और बाहर हो गए। वित्तीय दुनिया में जीनियस होने से ज्यादा जरूरी है टिके रहना। अगर आप खेल से बाहर हो गए, तो भविष्य के अवसरों का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए समझदारी सिर्फ अधिक कमाने में नहीं, बल्कि इस बात में है कि आप ऐसे जोखिम न लें जो आपको पूरी तरह खत्म कर दें। पैसे की चर्चा करते समय एक आम भ्रम सामने आता है, अमीर दिखना और अमीर होना। जो चीजें हम बाहर से देखते हैं, जैसे महंगी कारें या शानदार जीवन शैली, वे अक्सर खर्च का परिणाम होती हैं, संपत्ति का नहीं। असली धन वह है जो दिखाई नहीं देता, वह पैसा जो खर्च नहीं किया गया, जो भविष्य की सुरक्षा बनता है। किताब इस विचार पर जोर देती है कि संपत्ति का सबसे मजबूत रूप अक्सर शांत, अनदेखा और सादा होता है। धन बनाने का सबसे शक्तिशाली लेकिन कम समझा जाने वाला तत्व है समय। कंपाउंडिंग की शक्ति छोटी शुरुआतों को बड़े परिणामों में बदल देती है, लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए। दुनिया के सफल निवेशकों में से कई की संपत्ति का बड़ा हिस्सा जीवन के बाद के वर्षों में बना, क्योंकि उन्होंने समय को अपना काम करने दिया। समस्या यह है कि इंसान परिणाम जल्दी चाहता है, जबकि कंपाउंडिंग धीरे धीरे काम करती है। जो व्यक्ति इस धीमी प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है, वही लंबे समय में लाभ देखता है। इस सब के बीच एक शांत लेकिन गहरा विचार छिपा है। धन का उद्देश्य क्या है? पैसा सिर्फ वस्तुएं खरीदने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में विकल्प पैदा करने के लिए होता है। जब आपके पास पर्याप्त संसाधन होते हैं, तो आप अपने समय पर अधिक नियंत्रण रखते हैं। आप सिर्फ मजबूरी में फैसले नहीं लेते, बल्कि चुनाव कर सकते हैं। यही आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। इस प्रकार किताब का पहला बड़ा संदेश स्पष्ट है, पैसा समझने की शुरुआत संख्याओं से नहीं, बल्कि इंसानी मन से होती है। अनुभव, भावनाएं, धैर्य, जोखिम को समझना और खेल में टिके रहना, यही वे तत्व हैं जो वित्तीय जीवन को आकार देते हैं। धन बनाना प्रभावशाली लग सकता है, लेकिन उसे संभाल कर रखना अक्सर उससे भी कठिन काम होता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का अगला महत्वपूर्ण विचार यही है कि पैसा कमाना और पैसा बचाए रखना दो अलग कौशल हैं। पैसा कमाने में आत्मविश्वास, जोखिम लेने की क्षमता और मौके पहचानने की समझ काम आती है। लेकिन पैसा बचाने में जो चीजें काम आती हैं, वे हैं विनम्रता, सतर्कता और यह स्वीकार करना कि भविष्य अनिश्चित है। जब लोग सफल होते हैं, तो अक्सर उनके भीतर यह विश्वास बढ़ने लगता है कि वे गलत नहीं हो सकते। यही सोच धीरे धीरे खतरा बन जाती है। इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने बहुत संपत्ति बनाई, लेकिन और अधिक पाने की चाह में अपनी सीमाएं पार कर दी और सब खो दिया। यहाँ किताब एक गहरा विचार देती है, पर्याप्त को समझना एक दुर्लभ लेकिन शक्तिशाली कौशल है। हर खेल में एक बिंदु आता है
जहां आगे बढ़ना जरूरी नहीं, रुकना ही समझदारी होता है। लेकिन लालच हमें यह स्वीकार करने नहीं देता कि हमारे पास पहले से काफी है। धन को सुरक्षित रखने का एक और आधार है अनिश्चितता को जगह देना। जीवन और बाजार दोनों ही पूर्वानुमान से बाहर चलते हैं। अप्रत्याशित घटनाएं, जिन्हें पहले किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, अक्सर सबसे बड़ा असर डालती हैं। इसलिए समझदार वित्तीय योजना वह नहीं जो हर चीज को सटीक रूप से भविष्यवाणी करने की कोशिश करे, बल्कि वह है जो गलत होने की संभावना को स्वीकार करे। इसे ही रूम फॉर एरर कहा जा सकता है, यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें अगर चीजें उम्मीद के मुताबिक न भी हों, तब भी आप खेल से बाहर न हों। अतिरिक्त बचत, कम कर्ज और सुरक्षित मार्जिन, ये सब उसी सोच का हिस्सा है। इससे जुड़ा एक विचार यह भी है कि दुनिया को बदलने वाली घटनाएं अक्सर दुर्लभ होती हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। बाजार के रोजमर्रा के उतार चढ़ाव से ज्यादा असर उन कुछ बड़े मौकों का होता है जो लंबे समय में परिणाम तय करते हैं। इसलिए लगातार छोटे बदलावों के पीछे भागने की बजाय स्थिर रहना और समय को काम करने देना अधिक प्रभावी होता है। धन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है विकल्प पैदा करना। जब आपके पास संसाधन होते हैं, तो आपके पास चुनाव की स्वतंत्रता होती है। आप सिर्फ इसलिए कोई काम नहीं करते क्योंकि मजबूरी है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप उसे करना चाहते हैं। यह नियंत्रण, यह समय पर अधिकार, यही असली मूल्य है। किताब बार बार संकेत देती है कि पैसा सबसे अधिक मूल्यवान तब होता है जब वह आपको अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आजादी देता है। तुलना भी धन की यात्रा में एक बड़ा जाल है। जैसे जैसे समाज में संपत्ति के प्रतीक दिखाई देते हैं, लोग अपनी स्थिति को दूसरों से मापने लगते हैं। लेकिन यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। हमेशा कोई ना कोई अधिक कमाएगा, अधिक दिखाएगा। अगर लक्ष्य तुलना पर आधारित है, तो संतोष नहीं मिल सकता। इसलिए अपनी जरूरतों और अपनी परिभाषा के अनुसार पर्याप्त तय करना ही स्थिरता देता है। इस पूरी प्रक्रिया में धैर्य फिर से केंद्र में आता है। तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कई बार हमें ऐसे जोखिम लेने पर मजबूर कर देती है जो हमारी पूरी स्थिति को खतरे में डाल सकते हैं। इसके विपरीत धीरे धीरे, लगातार और संयम के साथ बढ़ना कम रोमांचक लगता है, लेकिन टिकाऊ होता है। यह दृष्टिकोण हमें अस्थायी जीत से ज्यादा लंबे समय की सुरक्षा देता है। विनम्रता भी यहाँ महत्वपूर्ण है। यह स्वीकार करना कि मैं गलत हो सकता हूं या हालात बदल सकते हैं, हमें ज्यादा सावधान बनाता है। जो लोग अपनी सफलता को स्थायी मान लेते हैं, वे अक्सर अनिश्चित बदलावों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जो लोग थोड़ी जगह गलती के लिए छोड़ते हैं, वे लंबे समय तक टिके रहते हैं। आइए अब इस यात्रा के अंतिम हिस्से पर आते हैं, जहां ध्यान पैसों की तकनीक से हटकर उस मानसिक ढांचे पर जाता है जो पूरे वित्तीय जीवन को दिशा देता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का अंतिम भाग हमें याद दिलाता है कि धन का असली संबंध मन की शांति से है। पैसा अपने आप में लक्ष्य नहीं, बल्कि जीवन को अधिक लचीला, सुरक्षित और स्वतंत्र बनाने का साधन है। वित्तीय निर्णयों के बारे में एक सामान्य भ्रम यह है कि वे पूरी तरह तर्क संगत होने चाहिए, लेकिन वास्तविक दुनिया में लोग तर्क संगत कम और पर्याप्त रूप से समझदार अधिक होते हैं। भावनाएं, डर, उम्मीदें और अनुभव, ये सब हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं। इसलिए किताब यह सुझाव देती है कि ऐसे फैसले लेना अधिक व्यावहारिक है जिन्हें आप लंबे समय तक निभा सकें, न कि ऐसे परफेक्ट फैसले जो कागज पर सही दिखें लेकिन व्यवहार में टिक न पाएं। अगर कोई योजना आपको रात भर जगाए रखती है, तो वह कितनी भी समझदार क्यों न लगे, आपके लिए सही नहीं है। कहानियों की शक्ति भी यहाँ महत्वपूर्ण है। हम अक्सर सफलता की कहानियां सुनते हैं, जहां निवेश सफल हुए, जोखिमों ने इनाम दिया और लोग आगे बढ़ते गए। लेकिन हमें उन असंख्य कहानियों के बारे में पता नहीं चलता जहां वही रणनीतियां काम नहीं कर पाईं। इसे समझे बिना हम यह मान लेते हैं कि सफलता दोहराई जा सकती है, जबकि वास्तविकता अधिक जटिल होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम दूसरों के परिणामों की नकल करने की बजाय अपने जोखिम उठाने की क्षमता को पहचानें। धैर्य और समय फिर से इस चर्चा के केंद्र में आते हैं। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे पर नहीं, फैसलों पर भी लागू होती है। छोटे सही निर्णय अगर लगातार दोहराए जाए, तो उनका प्रभाव वर्षों में बड़ा हो जाता है। यह प्रक्रिया तेज नहीं होती, लेकिन स्थायी होती है। जल्दी परिणाम पाने की चाह अक्सर हमें दिशा बदलने पर मजबूर करती है, और बार बार दिशा बदलने से प्रगति रुक जाती है। स्थिरता भले ही धीमी हो,
लंबे समय में अधिक शक्तिशाली होती है। सरलता एक और महत्वपूर्ण तत्व है। जटिल योजनाएं आकर्षक लगती हैं, लेकिन अक्सर वे व्यवहार में कठिन होती हैं। एक साधारण रणनीति जिसे आप तनाव के समय भी जारी रख सकें, जटिल योजना से अधिक प्रभावी हो सकती है। वित्तीय सफलता का एक हिस्सा यह भी है कि आप ऐसी प्रणाली बनाएं जो आपकी भावनाओं के दबाव में भी काम करती रहे। धन और खुशी के संबंध को समझना भी आवश्यक है। पैसा एक सीमा तक सुविधा और सुरक्षा देता है, लेकिन उसके बाद खुशी अधिकतर नियंत्रण और स्वतंत्रता से जुड़ी होती है। जब आपकी जरूरतें सीमित होती हैं, तो आपकी निर्भरता कम होती है। कम अपेक्षाएं अक्सर अधिक स्थिर संतोष लाती हैं। इसलिए किताब संकेत देती है कि धन का उद्देश्य इच्छाओं को अनंत बढ़ाना नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित बनाना होना चाहिए। अनिश्चितता जीवन का स्थायी हिस्सा है। भविष्य को पूरी तरह समझ पाना संभव नहीं। इसलिए लचीलापन, अतिरिक्त सुरक्षा और बदलते हालातों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता, ये सब वित्तीय बुद्धिमत्ता के हिस्से हैं। कठोर योजनाएं अक्सर वास्तविकता से टकराकर टूट जाती हैं, जबकि लचीली योजनाएं परिस्थितियों के साथ बदल जाती हैं। अंततः इस पूरी चर्चा का सार यह है कि धन का मूल्य उसकी मात्रा से कम और उसके द्वारा दिए गए विकल्पों से अधिक मापा जाना चाहिए। जब पैसा आपको समय, स्वतंत्रता और मानसिक शांति देता है, तब वह अपने उद्देश्य को पूरा करता है। अगर धन के साथ तनाव, तुलना और निरंतर चिंता जुड़ जाए, तो वह संतुलन बिगाड़ देता है। इस प्रकार द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि वित्तीय सफलता का रहस्य जटिल गणनाओं में नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता, धैर्य, सरलता और सीमाओं को समझने में है। सही मानसिकता धन को सिर्फ संख्या नहीं रहने देती, बल्कि उसे स्थिरता और स्वतंत्रता का साधन बना देती है।